नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार का असर नजर आ रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का अंदाज भा गया। सीएम धामी ने जहां जहां कैंपेनिंग की वहां वहां कमल खिल रहा। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीएम धामी की चुनावी सभाओं वाली सीटों पर अभी तक 99% जीत का आसार है और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो शाम तक 100% भी हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, पटाखे जलाकर अपना जश्न मनाने का काम यहां पर किया और खुशियां बांटकर अपने एक दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देने का काम किया। जिस तरीके से ये रिजल्ट परिणाम यहाँ पर आए तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और इस चुनावी जीत के असर से उत्तराखंड में भी प्रभाव डालने की बात यहाँ पर करते हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ का जो विधानसभा का उपचुनाव होना उस पर इस जीत का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हर पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि उनके द्वारा जो मेहनत वहाँ पर की गई थी उसके सफल परिणाम आज देखने को मिला और बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई है। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैमरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि जब तक केदारनाथ को विधायक नहीं मिलता मैं स्वयं विधायक बनकर काम करूंगा। 24 घंटे में केदारनाथ के लिए मुख्यमंत्री ने 39 विकास परक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुरूप केदारनाथ विधानसभा को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बीते शनिवार को रुद्रप्रयाग दौरे से लौटने के बाद स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप 14 महत्वपूर्ण विषय घोषणा में शामिल किए। मुख्यमंत्री ने केदार घाटी समेत पूरे जिले के लिए 25 घोषणाएं की। इन 14 घोषणाओं समेत अब तक कुल 39 घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया है। तो घोषणाएं आपको बता दें, केदारनाथ के लिए सीएम की घोषणाएं जो है, मचकंडी से अगस्त्यमुनि मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण होगा। बांसवाड़ा जलाई किरदू गौर कंडारा द्वितीय चरण मोटर मार्ग निर्माण। अंधेरगढ़ी से धार तोलियो मोटर मार्ग के सुधारीकरण। ऊखीमठ आंतरिक मोटर मार्ग से किमाड़ा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण और त्यूंग बैंड से नहर कुंडिया मोटर मार्ग का सुधारीकरण। उनियाना से किरमोड़ी पौल्दी द्वड़ी होते हुए और गोंडार बनबोती मोरमंडा नदी का पुल का निर्माण और चौमासी वासखाड़ा मोहनलाल मोटर मार्ग का चौड़ीकरण डामरीकरण। आपदाग्रस्त ग्राम सभा किरझाड़ी का विस्थापन। सांडेश्वर मंदिर सिल्ला बमण गांव का सुंदरीकरण और फिर पठालीधार में खेल मैदान का निर्माण। अगस्त्यमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य। मड़ी गुहा में नंदावाड़ी से धौनिक तक सड़क का निर्माण। मचकंडी से अगस्त्यमुनि मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण होगा। बांसवाड़ा जलई किरदू गौर कंडारा द्वितीय चरण मोटर मार्ग। तो ऊखीमठ आंतरिक मोटर मार्ग से केवाड़ा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण। तिंगू बैंड से नारा कुंडलिया मोटर मार्ग का सुधारीकरण। उनियाड़ से किरमोड़ी तो आपदाग्रस्त ग्राम सभा किरझाड़ी का विस्थापन करेंगे और सांडेश्वर मंदिर सिल्ला बमण गांव का सुंदरीकरण। पठालीधार में खेल निर्माण का किया जाएगा। अगस्त्यमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान शहीद सम्मान यात्रा के बाद शहीद हुए शहीदों की सूची पेश करने के निर्देश दिए और उन्होंने पूर्व सैनिकों के ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू वाले प्रसाद में मिलावट का मामला अभी तक चर्चाओं में बना हुआ है। अजीबोगरीब बात तो यह है कि लड्डू के घी में मिलावट के तार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। यहां की कंपनी में बने घी का इस्तेमाल तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हो रहा था। आपको यह बता दें कि आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का जो प्रसाद दिया जा रहा था उसके घी में मिलावट की बात सामने आई थी। घी में जानवरों की चर्बी होने तक की बात कही गई थी। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में लिए जाने वाले लड्डू के घी में मिलावट के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया। मंत्री धन सिंह रावत का यह कहना है कि उन्होंने कल ही अपने विभाग को मामला भेजा है और जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही मामले के बारे में जानकारी मिली तुरंत खाद्य विभाग के लोगों को सैंपलिंग के लिए भेजा गया और बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के तिरुपति मंदिर में जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्रों में से एक है, लड्डुओं में जो प्रसाद का है उसमें गाय के चर्बी की बात सामने आई और जिससे सभी सनातन धर्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में और क्रोध में हैं और बहुत परेशान हैं, जिसको धार्मिक रूप से हमारे यहाँ वर्जित माना गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसको का सेवन प्रसाद के रूप में हमको कराया गया। और जानकर आश्चर्य करेंगे, जो पार्टी सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लगातार सनातन धर्म के नाम पर देश के लोगों को, नागरिकों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाती है, उस पार्टी की सरकार के तहत ये हुआ है। एक तरफ वो राज्य जिसको देवभूमि कहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य से ही घी सप्लाई हुआ है भगवानपुर से, जो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में पड़ता है, और आज तक जो है उसके अपराधी नहीं पकड़े गए, ना उनका नाम सार्वजनिक किया गया है। और जानकर आश्चर्य करेंगे कि डबल इंजन की सरकार की, केंद्र सरकार की खाद्य प्राधिकरण और खाद्य मानक सुरक्षा के तहत इसका लाइसेंस जारी हुआ है। और ये आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस में और एक ऐसे राज्य में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ये फैक्ट्री चल रही थी। रविवार के दिन ये छापा पड़ा और अभी तक संचालकों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए। कल ही देखा होगा आपने कि मैंने अपने विभाग को वहाँ भेजा है और बहुत जल्दी इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इससे पूर्व में क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं करवाई गई है, विभाग द्वारा नहीं की गई? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझको पता चला तो मैंने तुरंत वहाँ सैंपलिंग के लिए अपने खाद्य विभाग के लोगों को भेजा है। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मोटे अनाजों की पूरे देश में मांग बढ़ती जा रही है। अब सरकार मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव के द्वारा मोटे अनाज की खेती करेगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यह कहा कि अब हर ब्लॉक में वीर माधव सिंह भंडारी सामूहिक खेती करने का सरकार ने निर्णय लिया है ताकि आने वाले समय में मोटे अनाजों की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर रखी है। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हर ब्लॉक में एक वीर माधव सिंह भंडारी सामूहिक खेती का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसकी जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसके लिए क्लस्टर खेती करना चाह रहे हैं ताकि मोटे अनाज की कहीं दिक्कत ना आए। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो वो खुद हरियाणा चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे और वहां पर एक तरफ माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। भाजपा की नीतियों से वहां आम जनमानस में काफी नाराजगी थी, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो
किसानों का मामला हो या पहलवानों का मामला हो। करण मारा ने कहा कि इन मामलों पर लोगों में भाजपा के प्रति खासा विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और ये नतीजे काफी चौंकाने वाले भी हैं। ऐसे में कांग्रेस इस पर मंथन करेगी और उन कारणों को तलाशने की कोशिश करेगी जिन्होंने चुनाव परिणाम को अपेक्षा के अनुरूप नहीं रखा। 1000 वोट के कम अंतर से आगे है और इस हो जाता है। लेकिन ये आश्चर्यजनक रिजल्ट मैं कहूँगा। सारे जितने टैलेंटेड लोग थे सबने जो सर्वे की उसके भी अलग के रुझान है और कुशासन के बाद जिस तरीके के खट्टर की सरकार रही, फोगट के संग जिस तरीके से चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को देख के लग रहा था माहौल है और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ गए उनके हिसाब से दिखा, लेकिन रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है अभी तक। तो वहीं वन विभाग को वन उत्पादों की तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें निरंतर चलाए जा रहे छापेमारी और सघन चेकिंग अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने तस्करी करके लीसा जा रहे ट्रक को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने ट्रक के जरिए अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 50 टीन लीसा जब्त किया है। ट्रक चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ऑफिसर के निर्देशन में वन अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पश्चिमी पिंडर रेंज नारायणगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा रविवार 6 अक्टूबर को 4:45 के आसपास आमसौड़ में एक वाहन को इंटरसेप्ट किया गया। यह ट्रक संख्या UK 18 CA 3685 50 टीन लीसा के अवैध रूप से अभिवहन किया जा रहा था इसमें। और इसके बाद जो ट्रक को रोकने के पश्चात वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इसके पश्चात इस अवैध रूप से वन उत्पाद का अभिवहन करने पर ट्रक संख्या UK 18 CA 3685 को माल समेत जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में हुए साइबर अटैक से निजात मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद से सभी सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया। आपको बता दें कि आज से 5 दिन पहले साइबर अटैक के चलते सरकारी कामकाज पूर्णतया ठप हो गया था, लेकिन आज ट्रेजरी, CM हेल्पलाइन नंबर और कई सेवाएं बहाल कर ली गई। राज्य डेटा सेंटर ने सभी डेटा सुरक्षित होने का दावा किया। साथ ही ये कहा कि डेटा सेंटर को और सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं देहरादून नगर निगम ने दून शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अनुबंधित कंपनी ESL को मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बार बार आ रही शिकायतों के बाद निगम की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार न होने के बाद निगम ने यह फैसला लिया है। और उन्होंने ये बताया कि स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का कार्य अब निगम खुद करेगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने EASL कंपनी के साथ 27 जुलाई 2017 और 5 सितंबर 2020 को दूसरा अनुबंध किया था। कंपनी ने वार्डों में 1 लाख के आसपास LED लाइटें लगाई हैं। देखिए, ESL कंपनी 2017 से लगातार निगम के लिए काम कर रही है। उनके द्वारा जिस कंपनी को फर्दर मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है स्ट्रीट लाइट्स की, उसके द्वारा कार्यों में लगातार कोताही बरती जा रही थी। ESL कंपनी को कई बार अवगत कराने के पश्चात भी प्रणाली में सुधार नहीं आया, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी इन पर एक्शन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु कोई उनमें सुधार नहीं आया। इस वर्ष अगस्त में फिर से नोटिस दिया है, परंतु अभी भी सेम स्थिति है। इसके कारण नगर निगम के द्वारा भी स्वयं स्ट्रीट लाइट का काम कराया जा रहा है और ESL को उस कार्य से ऑफिस।
तो वहीं कुछ दिनों पहले देहरादून आईटी पार्क स्थित आईटीडीए के अंतर्गत आने वाली लगभग 90 वेबसाइट पर साइबर अटैक की सूचना मिली थी। हालांकि आईटीडीए के अधिकारियों ने इसे साइबर अटैक ना बताते हुए वायरस बताया था। साथ ही यह दावा किया था कि सभी वेबसाइट को स्कैन करने के पश्चात एक बार फिर से इन्हें चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में सवाल उठाने का काम कर दिया। हालांकि एडीजी नीलेश आनंद भरड़े का यह जरूर कहना है कि सभी वेबसाइट में किसी तरह का डाटा लॉस नहीं हुआ है और सभी वेबसाइट सुरक्षित हैं, लेकिन इसे पुलिस ने संदिग्ध साइबर हमले का नाम दिया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले पर अज्ञात एफआईआर दर्ज कर यह साबित कर दिया है कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। 2 तारीख को जो है जो हमारा आईटीडीए है वहां पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से इसका पता चला था। सीसीटीएनएस ने तत्काल जो आईटीडीए को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइट कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 बीएनएसएस और 6768 जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उसपे सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा I4C है, इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें जो सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक आईपी एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने निर्देश के बाद एसडीएम ने टपकेश्वर मंदिर के पास सड़क पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। चिन्हीकरण की कार्रवाई टपकेश्वर मंदिर में गढ़ी कैंट चौक तक की गई। इस दौरान 52 भवनों और प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया। साथ ही प्रशासन ने सभी चिन्हित भवनों और प्रतिष्ठान स्वामियों को सड़क पर किए गए अतिक्रमण को खुद हटाने के निर्देश दिए गए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ रामनगर में अभियान चलाया, जिस दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और जेसीबी के आगे धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का यह आरोप है कि निगम जबरन उनको परेशान कर रहा है। व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद व्यापारी धरने से उठे। आई थी कि प्रतिभा लोगों द्वारा जो है फुटपाथ पे और सड़कों पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और ये अतिक्रमण जो है खासकर पर्व त्योहार के दिनों में जो है थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। तो उसके संबंध में जो है जब मैं मौके पे पहुंचा तो कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन उनसे जो है बात की गई और उनका जो रिस्पॉन्स और सहयोग जो है काफ़ी अच्छा था। प्रशासन भी ये मानता है कि पर्व त्योहार के समय में जो है बिक्री जो है थोड़ी ज़्यादा होती है और कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कुछ ठेलियाँ लगाई जाती हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीजन आता है पर्व त्योहार के टाइम में, जब उनका थोड़ा सा आमदनी होती है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है 1-2-3 फैसले लिए गए।
जो भी विरोध कर रहे थे उन व्यक्तियों द्वारा ये रजामंदी दी गई कि जो भी अतिक्रमण है उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाएगा और उनके द्वारा जो भी ठेलियाँ लगाई जाएंगे, जो भी दुकानें लगाए जाएंगे, वो इस तरीके से लगाए जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो पेडेस्ट्रियल आवागमन है, जो भी पैदल यात्री का जो आवागमन है वो बाधित ना हो, और ना ही सड़क पे जो है किसी भी तरीके का आवागमन जो है, अतिक्रमण जो है मेन सड़क पे वो भी किसी तरीके से ना हो। तो वहीं हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के सत्यापन शुरू कर दिए गए हैं। पिछले दिनों ऑटो में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी और आपराधिक वारदातों के बाद लोगों द्वारा लगातार ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग उठाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू की गई। ऑटो चालकों को वर्दी और आई कार्ड पहनना होगा। इसके साथ ही उनके ऑटो की फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें परमिशन दी जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया का निरीक्षण करने पहुंचे आरटीओ परिवहन गुरुदेव सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ बढ़ाने का निर्देश दिया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि वाहनों के ऊपर सत्यापन नंबर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति ऑटो चालक की शिकायत कर सकता है। नैनीताल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में और अन्य स्थानों पर वर्कशॉप कराई गई थी। उसके माध्यम से ऑटो चालकों के सत्यापन की काफी वहां पर मांग आई थी। इसी साथ ही जो विभिन्न जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं हल्द्वानी के, उनके द्वारा भी समय समय पर इस तरह की मांग की जाती रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी की जाती है जब भी कोई घटना घटित होती है। उसी क्रम में परिवहन विभाग जिला प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों 3 व्हीलर्स के लिए एक एसओपी निर्गत की गई थी। उसके क्रम में हमारे द्वारा पुनः बैठक की गई और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसी क्रम में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक सत्यापन का यहाँ पर एक रोस्टर जारी किया गया है। इसके क्रम में उनका पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा, साथ ही उनका परमिट, उनका रूट, उनकी वैधता सभी को जांचा जाएगा और उनको एक परिचय पत्र भी निर्गत किया जाएगा। ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया कल 7 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है और इसमें प्रथम कल और आज जो है हमने 16 किलोमीटर के दायरे के जो परमिट जारी किए गए थे उनका हम सत्यापन कर रहे हैं। इसमें जो वाहन के प्रपत्र हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, वाहन का सत्यापन किया जा रहा है, उसमें जो पार्टीशन लगा है वो स्थायी है नहीं है, और इसमें स्टिकर लगाए जा रहे हैं। एक स्टिकर जो ब्लू कलर का है उसमें रूट का नाम नंबर डाला गया है और दूसरा जो येलो कलर का है वो हम सत्यापन क्रमांक उसमें जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो आकस्मिक स्थिति में, आपदा की स्थिति में या कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई संपर्क करना चाहता है, पुलिस का, आपदा का है, परिवहन विभाग का है और चिकित्सा विभाग के उनके नंबर अंकित किए गए हैं। और वाहन के साइड में बाईं ओर वाहन के पंजीयन विवरण अंकित कराया गया है, उसमें चालक और वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया है, जिससे कभी कोई शिकायत हो तो उससे हम संपर्क कर सकें। बाकी पूरा रिकॉर्ड वाहन चालक का, स्वामी का और वाहन का वो हमारे पर रजिस्टर में अंकित है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।